हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इस पार्ट में कि भाई स्लॉग्स क्या होता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप एसएससी पे जाइए, बैंकिंग के लिए जाइए, जिसमें भी आप जाएंगे स्लॉग्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर में चले जाइए, बैंकिंग में कोई किसी भी बैंक का एग्जाम दे लीजिए, सब में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 क्वेश्चन तक यहाँ से एक एक सिंगल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बैंकिंग में तो खासकर इंश्योरेंस में 5 ही पूछता है, एसएससी पे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है, वेटेज है अच्छी खासी और बड़ा बढ़िया और बड़ा मजेदार टॉपिक है क्योंकि इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने आप में रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर जो चीजें देखेंगे समझ के चलेंगे। देखिए, यहाँ से सबसे पहले मैं बात करूं तो स्लॉगिज्म का मतलब क्या होता है। स्लॉगिज्म का मतलब अपने आप में होता है लॉजिकल डिडक्शन। ठीक है, लॉजिकल डिडक्शन। और ये लॉजिकल जो डिडक्शन है इसका मतलब क्या है? लॉजिकल डिडक्शन का मतलब ये होता है भाई कि लॉजिक के बेसिस पर आप किसी चीज को डिडक्ट कर रहे हैं। यानी हिंदी में मैं इसको, अगर आप किताब में ढूंढ रहे हैं तो देखिए हिंदी में इसका नाम क्या होता है, तो हिंदी में भी नाम बता दूं। हिंदी में इसका नाम होता है न्याय निगमन, और यहीं से इसका जो नाम है इस टॉपिक को जस्टिफाई कर देता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, न्याय निगमन। अब देखिए इसका मतलब क्या है। एक स्टेटमेंट, क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी साथ ही साथ देख लेते हैं यहां पर कि एक स्टेटमेंट दिया गया आपको कोई भी, जैसे सपोज मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं तो एक जज होता है ना, जज वो क्या करता है, एक मजिस्ट्रेट जीवन भर अपने सिर्फ और सिर्फ यही करता है, स्लॉगिज्म यानी कि लॉजिकल डिडक्शन। मींस कहने का ये हुआ कि वो क्या करता है भाई, वो उसके सामने 2 वकील खड़े होते हैं, वो इधर वाला भी अपने जो है स्टेटमेंट दे रहा होता है, इधर वाला भी स्टेटमेंट दे रहा होता है। वो उन दोनों की बात सुनता है, उन दोनों की बातों से पूरे के पूरे उस आर्ग्यूमेंट का, उस बहस का, उस डिबेट का पूरा जो है एक मोरल निकालता है, और उसके बेसिस पर वो उसको, जो बंदा है उसको जो है कल्प्रिट या फिर जो है उसको मतलब फ्री कर देता है, या तो कल्प्रिट घोषित कर देता है कि भाई ये दोषी है, या तो फिर उसको जो है सारे चार्जेस से फ्री कर देता है। तो ये जो वो करता है वो क्या करता है, लॉजिकल डिडक्शन। यानी उसने क्या किया कि उसने स्टेटमेंट को पढ़ा, समझा और कहाँ तक पहुंचा, कॉन्क्लूजन तक पहुंचा। उसका निष्कर्ष क्या निकला उस सारी बहस का निष्कर्ष ये निकला कि वो या तो फ्री होगा, या तो फिर जो है उसको क्या कर देगा, वो कोई ना कोई जो है क्राइम किया होगा उसके लिए उसको सजा देगा। तो यानी ये है बेसिकली अपने आप में स्लॉगिज्म, एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए लॉजिकली उसको डिडक्ट करते हुए कहाँ तक पहुँचना, कॉन्क्लूजन तक पहुँचना। ठीक है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं तो क्या करेंगे, आप उस स्टोरी को सुनेंगे और उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और मैं आपसे पूछूं उसका मोरल क्या है तो 1-2 लाइन्स में उसका आप मोरल बता देंगे मुझे। ठीक है, तो यही अपने आप में क्या है, लॉजिकल डिडक्शन। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। तो क्योंकि आप यहाँ पर कुछ लिख तो सकते नहीं है एग्जाम में, तो यहाँ क्या करेगा कि एक स्टेटमेंट यानी कुछ स्टेटमेंट दे देगा आपको, जो स्टैंडर्ड है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, 2 आपको जो है कंक्लूजन देगा, और आपने ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पर इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू होगा, कौन सा कंक्लूजन जो है वो सत्य होगा, सही होगा। ये हमसे यहाँ पर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों पर हम गौर करेंगे और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि यहाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देखिए आइए ज़रा उस चीज़ को भी समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहाँ पर जो हमारे स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव में भी 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं यहाँ से, एक ऑल, दूसरा सम। ठीक है, निगेटिव में भी 2 टाइप के होते हैं, एक नो और एक सम नॉट। तो ये हमारे 2 टाइप्स के स्टेटमेंट हुए, पॉजिटिव निगेटिव, उनमें भी 2-2 सब टाइप्स। अब ये नो, सम, ऑल, सम नॉट क्या है, तो जरा इसको भी जान लेते हैं। देखिए सपोज अगर मैं आपसे ये कहूँ, मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई बॉयज आर गुड। ठीक है, मान लीजिए मैंने कह दिया बॉयज आर गुड। अब ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भी स्टेटमेंट हमें दिया जा रहा है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है, चाहे वो प्रैक्टिकल हमारे जो फैक्ट हैं, जो रियल फैक्ट हैं, उनसे कितना भी अलग क्यों ना हो, लेकिन उसे हमने क्या मानना है कि जो भी स्टेटमेंट है वो अपने आप में 100% ट्रू है।
ठीक है, इस पे हम कभी कोई डाउट नहीं करेंगे, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे कि स्टेटमेंट है ये गलत भी तो हो सकता है, नहीं, चाहे वो कितने भी इम्प्रैक्टिकल बात करे, उसने कह दी तो कह दी और हमारे लिए सही है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बॉयज़ आर गुड, चाहे हो या ना हो, हमने मान लिया बॉयज़ आर गुड। अब लेकिन ठीक है, हमने मान तो लिया बॉयज़ आर गुड, लेकिन क्या इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके मुझे आप में से कोई या कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है बॉयज़ का कितना पार्ट गुड है? हाउ मेनी बॉयज़ आर गुड? 2, 4, 10, 20, 50, 100? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर डिफाइन नहीं थी। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये क्या, ये क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ ऑल, तो अब मैं बता सकता हूँ कि ऑल बॉयज़ आर गुड, यानी सभी लड़के जो हैं वो अच्छे हैं। यहाँ से अब मैं इस चीज़ को समझा सकता हूँ, अब मैं इस चीज़ को जो है यहाँ पर कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें बॉयज़ का कितना पार्ट अच्छा है वो किसने बताया? ऑल ने। तो ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट हो गया? ऑल टाइप। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पर ऑल ही लिखता, मैं यहाँ पर सम भी लिख सकता था। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती कि सम बॉयज़ आर गुड, कुछ जो लड़के हैं वो अच्छे हैं। हो सकता है मैं सम भी ना लिखता, मैं यहाँ लिख देता नो बॉयज़ आर गुड, कोई भी लड़का अच्छा नहीं है। तो स्टेटमेंट सेम था, जैसे ही सामने क्वांटिटी बदला सारा का सारा मीनिंग ही बदल गया। यहाँ से सारे अच्छे लड़के दिखाई दे रहे थे और यहाँ से सारे लड़के खराब दिखाई देने लगेंगे, यानी उसने कह दिया एक भी लड़का जो है वो अच्छा नहीं है। तो जैसे ही आगे का क्वांटिटी वर्ड बदला सारा का सारा मीनिंग चेंज हो गया। तो ये यानी ये कौन से? ऑल टाइप, सम टाइप, नो टाइप और सम नॉट, यानी कि आपको इन्हीं 4 वर्ड से स्टार्ट होने वाले इस तरह की फ्रेमिंग वाले जो स्टेटमेंट हैं वो यहाँ इन क्वेश्चंस में मिलेंगे। इसी टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे स्टेटमेंट में भी, कंक्लूजन में भी, और उन पर हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो वहाँ से फिर हम बाकी की सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरऑल एक आइडिया मैंने आपको दिया कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, स्टेटमेंट कैसे होते हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है। आइए ज़रा देखते हैं। तो गाइज देखिए, अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, यानी कि स्टेटमेंट्स को कैसे फ्रेम करना है। मान लीजिए हमें कोई 2 एलिमेंट्स थे, वो दिए गए ए और बी, और उनके बीच रिलेशन ये बताया गया कि ऑल ए आर बी। ठीक है, ये हमें बता दिया गया कि भाई सारे ए जो हैं वो क्या हैं? बी हैं। अब देखिए हम इनको सॉल्व जो करते हैं वो करते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, और ये वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम है, एक पर्सन थे जिनका नाम था लुइस वेन। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करना है और आपको उसकी शेप नहीं पता, उसका साइज नहीं पता, उसका फिगर नहीं पता, और फिर भी आपको उसको ग्राफिकल फॉर्म पे लाना है, तो आप ऐसा करिए, एक सर्कुलर फॉर्म में उसका नाम लिख दीजिए। वो उसका जो एक तरीके से प्रेमाइसिस को, बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक बहुत छोटे और बेसिक से एग्जांपल से बताऊं, सपोज मुझे ये कहना हो कि दिल्ली इंडिया के अंदर है। अब या तो मुझे दिल्ली का और इंडिया का मैप पता हो तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए मुझे ये चीज़ें नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, एक सर्कल बनाइए और इसमें आप अंदर लिख दीजिए दिल्ली। ठीक है, और इसको आप एक और सर्कल के अंदर बंद कर दीजिए और इसमें लिख दीजिए क्या? इंडिया। तो यहाँ से देखो क्लियरली किसी को भी समझ में आ जाएगा कि भाई दिल्ली हमें जो है, ये प्रेमाइसिस किसका हो गया है? छोटे वाला दिल्ली का, और वो किसके अंदर दिखाई पड़ रहा है? इंडिया के अंदर। तो यहाँ से हमने ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दिया, और ये जो दोनों मैंने डायग्राम्स बनाए सर्कुलर, यही क्या कहलाते हैं अपने आप में? वेन डायग्राम्स। तो ऐसे ही कुछ डायग्राम्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे इस डेटा को। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं यहाँ से देखिए इसके डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से सपोज मैंने मान लीजिए ऐसा दिखा दिया कि भाई ये हो गया ए। ठीक है, क्योंकि उसने कहा ऑल ए आर बी, तो यानी सारे ए किसके अंदर दिखने चाहिए मुझे? बी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने एक और प्रेमाइसिस यहाँ पर ड्रॉ किया, और ये हो गया कौन? बी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो ये मैंने दिखा दिया सभी ए जो हैं वो बी हैं इस डायग्राम से। अब लेकिन इसके बाद एक चीज़ यहाँ से है कि ये मैंने सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पर बनाया। अजम्पशन का बेसिस मतलब कि मैंने ना तो ए को देखा है ना तो मैंने बी को देखा है, बस मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही श्योर शॉट हो। ये हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको हम एक्सप्लोर करके चलेंगे। तो इसी स्टेटमेंट को मैं किसी दूसरे तरीके से अगर ड्रॉ कर सकता हूं तो बिल्कुल यहां पर करके देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि कितने वेज में हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर एक सर्कल बना दूं इस तरह से, और इस सर्कल में लिख दूं कि a इज इक्वल टू b। ठीक है, a जो है वो किसके बराबर है? b के बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से भी मुझे क्या दिख रहा है? सभी a जो हैं वो b हैं, सभी b जो हैं वो a हैं।
तो देखिए अब किसी भी स्टेटमेंट के लिए जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो उसके लिए हम उस डायग्राम को सही कंसीडर कर लेंगे जो उसमें दी गई कंडीशंस को, उस स्टेटमेंट में दी गई कंडीशंस को जस्टिफाई कर दे। यहां पर क्या दिया था, ऑल ए आर बी, यहां से भी दिखता है यहां से भी दिख रहा है, तो दोनों ही डायग्राम को हम सही कंसीडर कर लेंगे। अब चाहे इसके अलावा ये बाकी दुनिया से क्या संबंध रखते हैं और हमें क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। बस हमें इतना कंसीडर करना है कि भाई यहाँ पर ये दोनों ही डायग्राम मुझे ये कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब हम यहाँ से बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। ठीक है, तो देखिए कॉन्क्लूजन्स भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं डेफिनेट, एक होते हैं पॉसिबल। डेफिनेट मतलब जो चीज़ हम बिल्कुल शॉर्ट कह सकते हैं, और पॉसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसको हम श्योर नहीं कह सकते लेकिन संभावना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, आप उसके बेसिस पर ये कह दें कि भाई अगर आप बारिश में जाएंगे, अगर आप खुले में जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से आप भीग जाएंगे। बारिश में अगर आप निकलते हैं तो आप भीग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट बात है, यस बिल्कुल डेफिनेट है। अगर कोई व्यक्ति बारिश में निकले तो वो भीग जाएगा। ठीक है, यहां से ये बात हमने कैसा कंक्लूजन हो गया, डेफिनेट। यहीं पर मान लीजिए सिर्फ बादल छाए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अब निकलेंगे तो भीग जाएंगे? नहीं, अब नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब कंडीशन दूसरी है। लेकिन अगर बारिश हुई तो आप भीग जाएंगे, ये एक संभावना है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि भाई बारिश होने वाली है। ठीक है, बादल छाए हुए हैं, तो ऐसी एक संभावना है कि आप भीग जाएं, बारिश हो सकती है क्योंकि। ठीक है, तो ये बात सही है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में ही सही है। तो जो बात डेफिनेट होगी हम उसको डेफिनेटली कहेंगे, जो बात पॉसिबिलिटी होगी हम उसको पॉसिबिलिटी में कंसीडर करेंगे। अब यहां से अगर इन क्वेश्चंस में मैं बात करूं डेफिनेट कंक्लूजन की, तो देखिए इस चीज को आप समझिएगा, इस चीज को आप देखिएगा। यहां से जितनी भी चीजें हैं, मुझे अगर सपोज मैंने एक स्टेटमेंट के लिए 10 डायग्राम बना लिए, 10 डायग्राम बन सकते हैं मान लीजिए उसके। ठीक है, मैंने 10 बना लिए, यहां पर जैसे 2 ही बन सकते थे, सिर्फ 10 बने। जो चीज 10 के 10 में दिखाई पड़ती है, 10 डायग्राम में थी और 10 के 10 में वो हमें दिखाई दे रही है, तो वो कैसा कंक्लूजन बनेगा, डेफिनेट कंक्लूजन। और जो मान लीजिए 10 में से 9 में थी, 1 में नहीं, ठीक है, तो वो क्या बन गई, पॉसिबिलिटी। भले ही चाहे उसको 9 दिखा रहे थे, लेकिन एक डायग्राम ऐसा आ गया जिसने आकर के उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उस पर्टिकुलर चीज को, तो वो क्या बनेगी, अपने आप में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रह जाएगी, डेफिनेट नहीं कह पाएंगे हम उसको। अब जैसे यहां से अगर देखिए यहां से सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो छोटा सा जो पार्ट है ए का, क्या वो बी है, तो आंसर आएगा यस इट इज। मैं पूछूं यहां से जितने भी ए हैं वो अपने आप में बी हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये ए का थोड़ा सा पार्ट अपने आप में बी है, तो आंसर आएगा यस। यानी इन दोनों ही डायग्राम से मैं ये कह सकता हूं कि ए का कुछ हिस्सा भी बी है। तो यहां से मैं पहला डेफिनेट कंक्लूजन क्या लिख दूंगा यहां पर, वही कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। ठीक है, अब यहां से देखो दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। यहां से अगर मैं बात करूं कि भाई ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये अपने आप में क्या है, बी, और इसके इस हिस्से में, जितने हिस्से में मैंने ए को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वो हिस्सा अपने आप में क्या हो गया, अब ए हो गया। यानी बी का कुछ हिस्सा ए ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो बी का कुछ पार्ट ए बन गया है। यहां से देखें ए का सारा हिस्सा क्या है, बी, और बी का सारा हिस्सा क्या है, ए। तो यहां से भी मैं ये कह सकता हूं कि बी का जो हिस्सा है वो अपने आप में क्या है, ए। तो इन दोनों डायग्राम के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि एटलीस्ट कुछ बी ऐसे हैं जो कि अपने आप में क्या हो चुके हैं, ए। तो ये चीज मैं यहां से डेफिनेटली लिख दूंगा कि सम बी आर ए। आप वैसे भी देखो इस चीज को बिल्कुल लॉजिकली समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए आप किसी रूम के अंदर खड़े हुए हैं, तो आप को चारों तरफ से उस रूम की बाउंड्री ने, प्रेमाइसेस ने घेरा हुआ है, तो आपने भी उस रूम का चाहे 0.1% हिस्सा ही हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर ऑक्यूपाई किया होगा, कुछ ना कुछ जरूर घेर रखा होगा। तो वैसे ही जब ए को कंप्लीटली चारों तरफ से बी ने घेरा हुआ है, तो फिर बी का कुछ पार्ट भी ए ने जरूर ऑक्यूपाई किया होगा, और वही मैंने यहां पर लिख दिया सम बी आर ए। अब यहां से एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में जरूर आएगा कि भाई जब हमें मालूम है कि ऑल ए आर बी, सभी बी ए जो हैं वो अपने आप में बी हैं, तो हम ये क्यों कह रहे हैं सम ए आर बी, हमें तो ये कहना चाहिए ऑल ए आर बी। तो भाई देखिए यहां से आप, ये कुछ ऐसा है, सपोज मैंने कहा कि भैया आपके पास ना 100 रुपीज हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं आपके पॉकेट में पड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछूं कि डू यू हैव 20 रुपीज, क्या आपके पास 20 रुपए हैं, तो क्या कहोगे, नहीं मेरे पास 20 नहीं, मेरे पास 100 ही हैं।
ऐसा तो नहीं कहोगे ना, कहोगे यस आई हैव 20 रुपीज़। भले ही चाहे आपकी जेब में 100 हैं, लेकिन आपसे इन्फॉर्मेशन मैं कितने की मांग रहा हूँ, 20 की, तो आपने कहा यस 20 हैं। मैं कहूँ क्या 50 रुपये हैं, तो भी यस कहोगे। मैं कहूँ 80 हैं, तो भी यस कहोगे। यानी अप टू 100 में जो भी आपसे अमाउंट पूछूंगा आप उसके लिए यस ही कहोगे। तो वैसे ही, ठीक वैसे ही, जब ए का सारा हिस्सा बी में है, तो फिर मैं कुछ पार्ट भी अगर पूछूं तो उसके लिए भी हम क्या कहेंगे, यस कहेंगे कि यस सम पार्ट ऑफ ए इज बी। और जब ए का कुछ हिस्सा बी है तो बी का भी कुछ हिस्सा डेफिनेटली ए होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इन दोनों कंक्लूजन्स को डेफिनेट केस में यहां से ट्रू किया। इसके अलावा जो चीजें बचती हैं वो सब की सब क्या बनेंगी अपने आप में, पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज हैं तो उनको हम पॉसिबिलिटी केस में कंसीडर करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं यहां से बी का जो ये पार्ट है जिसमें मैं देखिए ऑरेंज लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, क्या बी का ये हिस्सा अपने आप में ए है, नहीं, क्योंकि ए तो सिर्फ यहीं तक फैला हुआ है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो अलग पार्ट है बी का, वो तो अपने आप में ए नहीं है। यानी कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि कुछ ऐसा बी है, बी के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि अपने आप में ए नहीं है। ठीक है, बिल्कुल है। अच्छा, क्या यहां से मैं देखूं, क्या हम यहां से कह सकते हैं कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है? यहां से तो कह सकते हैं बी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो अपने आप में ए नहीं है, यानी सम बी आर नॉट ए। लेकिन क्या यहां से कह सकता हूं? यहां से नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि सारे बी किसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, ए के अंदर। सारे ए किसके, बी के अंदर, क्योंकि ए और बी यहां पर इक्वल हैं। तो मींस इस डायग्राम ने तो ट्रू कर दिया सम बी आर नॉट ए, लेकिन इस डायग्राम ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, फॉल्स दिखा दिया। और हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन एग्जैक्टली यहां पर रही होगी, ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी कहेंगे। और यहां से हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी। यहां पर इस चीज को हम कुछ इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी थी तो इसलिए मैंने इसके साथ ये पॉसिबिलिटी वर्ड को जोड़ करके लिखा। ये डेफिनेट थे तो उनको एज इट इज उतना ही रखा है मैंने। ठीक है, तो यहां तक हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की वो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया उस तरफ। तो ये हमारा जो है एक यहाँ से कंक्लूजन बन गया पॉसिबिलिटी केस में। अब इसके बाद देखिए यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, और वो क्या, जैसे कि यहाँ से इस डायग्राम के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि सारे बी क्या हैं, अपने आप में ए हैं। मीन्स ऑल बी आर ए। मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ऐसे ऑल बी आर ए, तो ये अभी तक गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है। और क्यों पॉसिबिलिटी है? देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ऑल बी आर ए, बट क्या यहाँ से कह सकता हूँ ऑल बी आर ए? नहीं। जो ये पार्ट है जिसमें मैंने ऑरेंज लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये बी का पार्ट ए नहीं है। तो सारे बी ए नहीं दिखाई देते यहाँ से, लेकिन यहाँ से दिखाई देते हैं। तो मतलब फिर से वही चीज़ हुई, यहाँ पर ऑल बी आर ए ठीक है, यहाँ पे आके कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो ये भी क्या बन गई, एक पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए इसी कंक्लूजन के आगे क्या जोड़ देंगे, इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि जो कंक्लूजन जिस केस में ट्रू होगा हमें उसी में गिवन होने पर हम उसको ट्रू करेंगे। तो अगर ऑल बी आर ए सिर्फ इतना लिख दिया जाए इस कंडीशन में तो हम उसको ट्रू नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जोड़ दिया जाए ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी तो हम उसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, यहां से इस बात को आप समझेंगे। अब यहां से ये तो हो गए हमारे दो कंक्लूजन डेफिनेट केस में, दो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी केस में, ये हमेशा ट्रू रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहां से आपके दिमाग में, आपके मन में एक बात और आ सकती है कि यहां पर सर, यहाँ इस वाले डेफिनेट केस में आपको एक और कंक्लूजन लिखना चाहिए था, वो क्या, ऑल ए आर बी। बहुत सारे आपको ऐसे जो है फैकल्टीज मिल जाएंगे जो इसको लिख रहे होंगे, ठीक है, इसको ट्रू बता रहे होंगे ऑल ए आर बी को। लेकिन देखिए ये जो है कंक्लूजन नहीं हुआ। अगर मैं यहां पर लिख दूं ऑल ए आर बी तो ये कंक्लूजन नहीं है, ये अपने आप में क्या है, रीस्टेटमेंट है। क्योंकि वही तो स्टेटमेंट था, वही आपने एज इट इज ला करके कंक्लूजन में लिख दिया, तो फिर वो ट्रू कैसे हो गया? क्योंकि कंक्लूजन का मतलब ही ये होता है कि स्टेटमेंट को कुछ मैनिपुलेट करके, कुछ सॉल्व करके आप लेकर के आए तो वो कंक्लूजन है। वो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होना चाहिए वहां पर। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब विच इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द स्टेटमेंट। अब ये तो सीधा सीधा ही लिखा हुआ, अगर मैं इसी को एज इट इज यहां कॉपी कर दूं तो फिर वो कंक्लूजन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो बहुत सिंपल सी बात सोचिए, सपोज मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, मैंने आपसे कहा कि भाई आप मोरल ऑफ द स्टोरी बता दीजिए, बताइए इस कहानी से निष्कर्ष क्या निकलता है। तो आपने क्या मुझे वो स्टोरी पूरी की पूरी वापस सुना दी एज इट इज, तो क्या आपने मुझे वो कंक्लूजन बताया?
नहीं, वो कंक्लूजन नहीं हुआ, वो तो आपने रीस्टेट कर दिया मेरी ही बात को, तो इसीलिए मैं यहां पर इसको नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि कभी भी रीस्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होता है एज ए कंक्लूजन। तो अगर यहां पर कंक्लूजन स्टेटमेंट भी यही, कंक्लूजन में भी यही लिख करके दे दिया तो हम उसको ट्रू नहीं करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको यहां पर नहीं लिखा। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि रीस्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से ये हमारा कौन सा केस था, जब हमें ऑल की कंडीशन दी जाएगी, ऑल के साथ रिलेशन जोड़ा जाएगा दो एलिमेंट्स के बीच, और हम अपने समझने के लिए देखिए ये भी समझिएगा कि इस पहले वाले जो एलिमेंट है इसको हम मान लेते हैं क्या, सब्जेक्ट, और इस दूसरे वाले को मान लेते हैं प्रेडिकेट, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, अपने कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट थे इनके बीच रिलेशन यहाँ किससे, ऑल से जोड़ा था। तो ऑल की कंडीशन में डायग्राम्स कैसे बनते हैं, कॉन्क्लूजन्स कैसे कंसीडर किए जाते हैं, डेफिनेट कैसे, पॉसिबिलिटी कैसे, और कौन कौन से, ये हमने यहाँ से देखा। इसके बाद पॉजिटिव में हमारे पास दो स्टेटमेंट थे, एक ऑल वाला और एक सम वाला, तो ये ऑल वाला देखा। इसके बाद हम आगे देखेंगे अब सम का केस, कि जब सम का रिलेशन दिया जाएगा दो एलिमेंट्स के बीच, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच, तो उसको कैसे ड्रॉ करना है, वहां से कौन से कॉन्क्लूजन्स डेफिनेट केस में ट्रू होंगे, कौन से पॉसिबिलिटी केस में। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। तो चलिए गाइस देखिए अब यहाँ से अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जैसे हमने देखा अभी कौन सा, ऑल वाला, ठीक है। मान लीजिए हमें एक स्टेटमेंट दे दिया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम ए आर बी, ठीक है। यानी अब कौन सा स्टेटमेंट दे दिया गया हमें, सम का, यानी इनके बीच हमें रिलेशन दिया है सम का। अब यहाँ से देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। अब यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड जो हमारा डायग्राम है वो ये रहेगा कि भाई ए हो गया, जिसका कि कुछ हिस्सा किसके अंदर है, बी के अंदर, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया ए और बी को। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और तरीके हो सकते हैं, कुछ और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जिस तरह से हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं। कैसे, अगर सपोज मान लीजिए मैं ये दिखा दूं कि भाई ये जो है ए है, ठीक है, और इसके इतने ए के इतने पार्ट में बी बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सारा बी भले ही मुझे ए के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट वो अपने आप में क्या हो गया, बी हो गया है। तो यानी यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ कि सम ए आर बी। सिमिलरली आगे अगर देखिए दूसरे तरीके से देखूँ, सपोज मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ किया और इसमें मैंने लिख दिया बी, इसके अंदर यहाँ पर मैंने दिखा दिया ए को, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिखाई पड़ रहा है मुझे, सारे ही ए अपने आप में क्या है, बी हैं, ठीक है। तो जब सारे ए बी हैं, तो अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया था प्रीवियस स्टेटमेंट में कि जब सारे ए बी हैं तो उसमें से कुछ ए तो बी डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो यानी तीन डायग्राम से हम इस कंडीशन को दिखा सकते हैं। अब यहाँ से फिर से वही बात करेंगे हम सबसे पहले कॉन्क्लूजन्स की, ठीक है। तो देखिए चलिए कॉन्क्लूजन पहले बात करेंगे यहाँ से किसकी, डेफिनेट कॉन्क्लूजन्स की। चलिए ठीक है, डेफिनेट में देखते हैं कौन कौन से होंगे। अब यहाँ से देखिए डेफिनेट, तो डेफिनेट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेट में देखिए यहाँ से ये मुझे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर इस वाले पार्ट में कि ये जो पार्ट है ए का वो अपने आप में क्या है, बी। यहाँ से भी मुझे दिखाई दे रहा है ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी, और यहाँ से तो दिखाई दे रहा है कि सारे ए क्या हैं, बी हैं। तो इसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि जब ए का कुछ हिस्सा बी में है तो बी का भी हिस्सा क्या होगा, कुछ ना कुछ ए में ज़रूर होगा। तो पहला यहाँ से कंक्लूजन क्या आ जाएगा, सम बी आर ए। डेफिनेटली हमें ये चीज़ दिखाई देती है हर जगह पर, यहाँ से भी बी का इतना हिस्सा ए में, यहाँ से सारे बी ए के अंदर, यहाँ से इतना बी क्या हो गया, अपने आप में ए हो गया। तो हर जगह से मुझे दिखाई पड़ रहा है कि सम बी आर ए, तो इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया। अब यहाँ से अगर आप बाकी चीज़ें देखें तो देखिए या तो आप रीस्टेट करेंगे, लेकिन मैंने बताया था आपको कि रीस्टेटमेंट को हम ट्रू नहीं मानते, क्योंकि वो अपने आप में कंक्लूजन नहीं होता, वो तो रीस्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो हम इसलिए उसको ट्रू नहीं मानते। तो जब ट्रू नहीं मानेंगे तो बाकी सारी यहाँ से क्या बचेंगी, अब पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो देखते हैं यहाँ से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं कि क्या ए का ये पार्ट जहाँ पर मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, क्या इतना हिस्सा बी है, तो आंसर होगा नहीं। ये वाला जो हिस्सा ए का बी नहीं है। मैं आपसे पूछूं क्या ए का ये पार्ट अपने आप में बी है, तो आंसर होगा नहीं। लेकिन यहाँ से मैं पूछूं कि क्या ऐसा कोई पार्ट है ए का इस डायग्राम में जो कि बी ना हो, तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा तो कोई पार्ट नहीं है। मीन्स इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ सम ए आर नॉट बी, इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ सम ए आर नॉट बी। लेकिन अगर मैं बात करूँ थर्ड डायग्राम की, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ये कंक्लूजन कि सम ए आर नॉट बी, ये जो है यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से सारे ही ए क्या दिखाई पड़ते हैं, बी दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब यहाँ से हम इस चीज़ को क्या लिख देंगे, अपने आप में एक पॉसिबिलिटी लिख लेंगे कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी,
इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी वर्ड क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक संभावना है, हम श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी हम उस हर एक उस कॉन्क्लूजन को पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लेंगे जो एक किसी डायग्राम में तो दिखाई दे लेकिन किसी दूसरे डायग्राम में जस्टिफाई ना कर पाए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सिमिलरली दूसरा, जैसे ही मुझे यहाँ से ए का पार्ट दिखा वैसे ही क्या ये वाला जो पार्ट है बी का, जिसमें मैं डॉट्स बना रहा हूँ, तो क्या बी का ये डॉटेड पार्ट जो है क्या वो ए है? आंसर आएगा नहीं। बी का ये वाला पार्ट ए नहीं है, यानी सम बी आर नॉट ए इस डायग्राम से दिखाई देता है। यहाँ से लेकिन मैं पूछूं कि क्या बी का कोई ऐसा हिस्सा है जो अपने आप में ए ना हो, तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि एंटायर बी किसके अंदर बैठा है? ए के अंदर। तो जब सारे बी ए के अंदर बैठे हैं तो हम ये तो कह नहीं सकते कि कुछ बी ए नहीं है, यानी यहाँ पर वो चीज़ दिखी, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। आगे भले ही हम दिखा पाए कि बी का जो ये डॉटेड पार्ट है जिस पर मैं ये डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप में क्या ए नहीं है, बट यहाँ भले इन पहले और तीसरे डायग्राम से हम कह सकते हैं कि सम बी आर नॉट ए, लेकिन सेकंड डायग्राम ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो इसलिए गाइज ये भी क्या बन जाएगी? एक पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से समझ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं सेकंड डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ से मुझे सारे बी क्या दिखाई देते हैं? अपने आप में ए, यानी सारे बी ए हैं, लेकिन क्या यहाँ से कह सकता हूँ मैं ऑल बी आर ए, या फिर आखिरी डायग्राम से कह सकता हूँ क्या ऑल बी आर ए? तो आंसर आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक पॉसिबिलिटी बनी कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी थी, तो ठीक है, हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया कि भाई ये एक पॉसिबिलिटी है, तो हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी लिख दी इसके साथ। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, यहाँ से थर्ड डायग्राम से अगर मैं देखूं तो ये सारे के सारे ए क्या दिखाई दे रहे हैं? बी के अंदर, यानी कि ऑल ए आर बी दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं ऑल ए आर बी? तो आंसर मिलेगा नहीं। क्या मैं इसके बेसिस पे कह सकता हूं फर्स्ट डायग्राम के बेसिस पर ऑल ए आर बी? तो आंसर मिलेगा नहीं। तो यानी ये भी क्या बन गई गाइज? एक पॉसिबिलिटी बन गई कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो सिंपली हम जो है यहाँ से आंसर कर देंगे कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ थी, तो हमने इनको पॉसिबिलिटी केस में लिखा। यहाँ से जो डेफिनेट था वो केवल और केवल एक ही कंक्लूजन बना, वो ये था कि सम बी आर ए, तो सिर्फ उसको हमने यहाँ पर डेफिनेट केस में लिखा, बाकी सारी चीज़ों को पॉसिबिलिटी में कंसीडर कर लिया। ठीक है, मैं एक बार देखिए फिर से आपको ये चीज़ समझा दूँ, कभी भी ऐसा हो जब आपको ऐसी कोई चीज़ कोई ऐसा कंक्लूजन दिख रहा है कि एक डायग्राम पर तो वो जस्टिफाइड है, लेकिन दूसरे डायग्राम पर वो चीज़ जाके जो है मिसफॉल हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, तो वैसे कंक्लूजन को हम कभी भी डेफिनेट नहीं मानेंगे, हमेशा वो क्या बनेगी? पॉसिबिलिटी। और जो जिस केस में ट्रू है उसी में लिखा होने पर हम उसको ट्रू मानेंगे। अगर सम बी आर ए डेफिनेट केस में ट्रू है, मैं इसके आगे लिख दूं इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, मैं यहां से ये हटा दूं इतना पोर्शन इज अ पॉसिबिलिटी, सिर्फ इतना लिखूं सम ए आर नॉट बी, तो ये गलत हो जाएगा, तब भी हम इसको ट्रू नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वो पार्ट है जो कि हो भी सकता है, नहीं भी, डेफिनेट नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए यहां से हमने इनको पॉसिबिलिटीज में कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहां से जब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो ये चीजें हमें और ज्यादा क्लियर होंगी कि क्यों हम इसे डेफिनेट में और कैसे हम इसे पॉसिबिलिटी में कंसीडर कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ से एक बेसिक अप्रोच समझ रहे हैं कि किस किस तरह से डायग्राम बन सकते हैं, किस तरह से हमें चीज़ें कंसीडर करनी है। तो ये हमारे पॉजिटिव में दो स्टेटमेंट बनते थे, एक ऑल, दूसरा सम, इन दोनों को देखा। अब आगे बढ़कर आगे देखते हैं कि भाई नेगेटिव में जो हमारे स्टेटमेंट हैं उनको किस किस तरह से ड्रॉ किया जाना है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं यहाँ से अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो चलिए गाइज यहाँ से बढ़ते हैं अब हम अपने नेगेटिव स्टेटमेंट्स की तरफ। तो पहला जो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट था वो कौन सा था? नो। तो यानी यहां से हमें स्टेटमेंट दिया गया नो ए इज बी। ठीक है, तो हमने लिखा भाई नो ए इज बी, ये हमारा जो है एक तरीके से स्टेटमेंट हो गया। अब इसका अगर मैं यहाँ से डायग्राम बनाऊं तो देखिए उसने कहा हमसे कि ए का कोई भी पार्ट बी नहीं है, तो यानी दोनों बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया यहाँ से ए और बी इससे बिल्कुल अलग बनेगा, क्योंकि अगर हमने इनको थोड़ा सा भी ओवरलैप करा दिया तो ए का कुछ हिस्सा बी हो जाएगा। और इसको हमने डिटरमाइन कर दिया इस पार्ट से, इस तरह से एक एरो ड्रॉ करके क्रॉस लगा के कि ए का कोई पार्ट बी में या बी का कोई पार्ट ए में बिल्कुल नहीं जाएगा। अब यहाँ से बात करें अगर हम दूसरे डायग्राम की, तो देखो हमें ये मालूम है ए का कोई हिस्सा बी नहीं है, तो बी का भी कोई हिस्सा ए नहीं होगा, तो यानी हम इन्हें कहीं से भी ओवरलैप करा नहीं सकते। ये जो दोनों के दोनों डायग्राम है बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, तो जब अलग रहेंगे तो कोई दूसरा डायग्राम और यहाँ से बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी एक ही यहाँ पर डायग्राम बना।
अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो देखिए यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमें ये बात मालूम है बहुत अच्छे से कि पॉसिबिलिटीज़ कब आती हैं, हम पॉसिबल कंक्लूजन किसको कहते हैं, जो एक डायग्राम पर दिखता है दूसरे पे जाके फेल हो जाता है। अब लेकिन यहाँ तो कोई दूसरा डायग्राम ही नहीं है, तो किसी ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता कि जो एक पे दिखे दूसरे पे ना दिखे, क्योंकि दूसरा डायग्राम ही नहीं है। तो यहाँ से जितने भी कंक्लूजन्स आएंगे सबके सब कैसे होंगे, डेफिनेट कंक्लूजन्स होंगे। ठीक है, और पहला क्या आ जाएगा, देखो ए का कोई हिस्सा अगर बी नहीं है तो बी का भी कोई हिस्सा ए नहीं होगा, तो यहां से हम लिख देंगे नो बी इज ए। ठीक है, यानी बी का कोई पार्ट ए नहीं है। अच्छा, अब देखिए जिस तरह से ऑल के केस में सम फॉलो करता है, यानी अगर जब हमें ये पता हो कि सभी ए बी हैं तो ये चीज हम बाय डिफॉल्ट कह देते हैं कि सम ए आर बी, ऑल ए आर बी गिवन हो तो सम ए आर बी बाय डिफॉल्ट हो जाता है। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि यहाँ से कि अगर भाई बताइए क्या ए का थोड़ा सा हिस्सा बी है या कभी भी हो सकता है, तो आंसर होगा नहीं। सिमिलरली मैं पूछूं मान लीजिए ये कि ये जो बी का थोड़ा सा हिस्सा है क्या ये ए हो सकता है, तो आंसर आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ए इज नॉट बी एंड सम बी आर नॉट ए, यानी ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है। तो ये दोनों भी यहाँ से डेफिनेट कंक्लूजन आते हैं, तो इनको भी हम नोट करेंगे, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, दूसरा सम बी आर नॉट ए। ठीक है, ये दोनों को हमने यहाँ से एज इट इज लिख दिया। अब इसके अलावा क्या कोई दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर दिखती है जो हम यहाँ पर डेफिनेट कह पाएँ, तो आंसर मिलेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ से जब कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मिलता, हमने देखा कि भाई यहाँ से और कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बस यही तीन हमारे डेफिनेट कंक्लूजन्स होंगे और यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो सिंपली हम बस इतना कह सकते हैं कि जब भी नो का केस होगा वहां से ये केवल और केवल तीन जो है डेफिनेट कंक्लूजन्स ट्रू होंगे, और तीनों आप देखें तो नेगेटिव। यहाँ से आप ये बात भी समझिएगा, आप चाहे तो देखिए सकते हैं, इससे प्रीवियस जो मैंने आपको दोनों स्टेटमेंट बताए वहां से आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव दिए गए थे, स्टेटमेंट कैसा था, पॉजिटिव, तो उसके जो कंक्लूजन्स थे वो भी कैसे थे, पॉजिटिव थे। ठीक है, अगर हमें स्टेटमेंट दिया गया था निगेटिव तो उसके जो कंक्लूजन्स थे वो भी कैसे थे, निगेटिव। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जैसा स्टेटमेंट होता है वैसा ही कंक्लूजन आता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है नेगेटिव से पॉजिटिव की, पॉजिटिव से नेगेटिव की, लेकिन डेफिनेट कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं तो जितने भी डेफिनेट है सारे नेगेटिव दिख रहे होंगे, नो, नॉट, नॉट। इसी तरह से बाकी दूसरे स्टेटमेंट में भी आप देखेंगे तो डेफिनेट केस में हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही ट्रू होगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब ये हमने देखा नो वाला केस, यहां से बढ़ते हैं हम सम नॉट की तरफ। अगर हमसे दूसरा यानी जो नेगेटिव का हमारा टाइप है सम नॉट की जैसी बात की जाए तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, तो मूव करते हैं सम नॉट की तरफ। तो चलिए गाइस, यहां से हम लोग देखते हैं सम नॉट का केस अगर हमें मिलता है। अब देखिए अगर सम नॉट का केस है तो स्टेटमेंट कैसे फ्रेम होगा कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में दे दी गई, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। अब इसका देखिए डायग्राम बड़ा जो है यहाँ से क्रूशियल है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से मैंने कहा कि ये ए हो गया सपोज, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो अपने आप में क्या है, बी है। बाकी हिस्सा बी है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, तो हमने क्या किया, हमने ये कुछ पार्ट इसमें मार्क किया अलग से, ठीक है, यहाँ पर, और ये मैंने दिखा दिया कि इतना जो पार्ट है ये ए का हिस्सा किसी भी हालत में बी नहीं होगा, इस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, क्रॉस लगा के दिखा दिया, ये पार्ट इसमें नहीं जा सकता, चाहे भले ही बी सारा उठ के ए के अंदर आ जाए या फिर ए का जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा बी में चला जाए, लेकिन ये पार्ट जो है वो किसी भी हालत में बी के अंदर नहीं जाएगा। ये मैंने यहाँ से मार्क कर दिया। इसके अलावा भी मैं डायग्राम बना सकता हूँ दूसरे, जैसे सपोज मान लीजिए मैं यही डायग्राम कहने लगूँ, ये हो गया ए, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं बना दूं यहाँ पर किसको, बी को, तो सम ए आर नॉट बी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो ये पार्ट है ए का, दिस वन, ठीक है, जिस पार्ट पे मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ये जो पार्ट है वो ए का जो पार्ट बी नहीं है, तो यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ सम ए आर नॉट बी। इसके अलावा अगर मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ कि ये ए का कोई भी पार्ट बी नहीं है, तो जब कोई भी पार्ट बी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं पूछूं यहां से क्या ये ए का पार्ट बी है, तो आंसर आएगा नहीं है। तो मैंने क्या कहा था,
हर वो डायग्राम हम सही मान लेंगे जो स्टेटमेंट की कंडीशन को जस्टिफाई कर दे। तो यहाँ से बिल्कुल ये चीज़ जस्टिफाई होती है इस डायग्राम से कि सम ए आर नॉट बी, तो इसको भी हमने क्या मान लिया, ट्रू मान लिया। तो यहाँ से हम ये 3 डायग्राम इसके लिए फॉलो कर लेंगे, ये 3 डायग्राम इसके लिए बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए फिर से वही चीज़ बात करें, अगर हम यहाँ से कंक्लूजन की, तो फिर से वही चीज़, कौन सा डेफिनेट कौन सा पॉसिबल। तो देखिए यहाँ से अब अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन्स की, तो आप ये देखिए कि यहाँ से डेफिनेट क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। सम ए आर नॉट भी तो कह नहीं सकते क्योंकि वो तो रीस्टेटमेंट हो गया। तो और इसके अलावा फिर क्या रहेगा, तो देखिए अगर आप कुछ, हमें ये कन्फ्यूज़न होती है सबसे ज़्यादा, हम इस चीज़ को लेकर के एक गलत कंसेप्ट बना के बैठे होते हैं कि अगर ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है तो बी का भी कुछ हिस्सा ए नहीं होगा, यानी हम ये कहने लगते हैं कि सम बी आर नॉट ए। लेकिन यहाँ से आप कह सकते हैं सम बी आर नॉट ए, यहाँ से आप कह सकते हैं सम बी आर नॉट ए, लेकिन ये जो मिड में डायग्राम बना हुआ है, क्या इसके बेसिस पर आप कह सकते हैं सम बी आर नॉट ए, तो आंसर मिलेगा नो। इसके बेसिस पर हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ से सारे ही बी कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ए के अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो मतलब यहाँ पर हम ये चीज़ डेफिनेट नहीं कह पाए। कई बार हमें ये लगने लगता है कि अगर ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है तो फिर कुछ हिस्सा बी होगा, लेकिन अगर ये डायग्राम की मैं बात करूं, यहाँ पर जो तीसरा डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया, तो क्या इसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि ए का कुछ हिस्सा बी है, तो आंसर मिलेगा नहीं। तो यानी ये भी बात हम यहाँ से डेफिनेट नहीं कह सकते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी कभी ये आपको स्टेटमेंट मिलेगा सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ से एक भी डेफिनेट कंक्लूजन ट्रू नहीं होता, सारी की सारी क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कंक्लूजन्स होते हैं। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो आइए ज़रा देखते हैं उनको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पहले जो अभी मैंने जैसे बात की, यहाँ से क्या, सम बी आर नॉट ए क्या बनी थी, पॉसिबिलिटी। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया इज़ अ पॉसिबिलिटी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे यहाँ से अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ, तो देखिए अभी मैंने क्या कहा था, सम ए आर बी, यहाँ से नहीं कह सकते, यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि ए के जितने हिस्से में बी बन गया उतना हिस्सा अपने आप में क्या हो गया, बी हो गया। तो सम ए आर बी हम यहाँ से कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी से, इससे नहीं। तो ये क्या बनी, एक पॉसिबिलिटी। तो इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसके अलावा अगर मैं थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करूं, तो देखिए जब ए का कुछ हिस्सा बी में है तो बी का भी कुछ हिस्सा क्या है, ए में। यहाँ से हमें सारा ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस डायग्राम के बेसिस पर नहीं कह सकते, इस डायग्राम के बेसिस पर नहीं कह सकते। तो यानी यहाँ से बी का कुछ हिस्सा ए होने की भी क्या बनी, एक पॉसिबिलिटी। तो वो भी हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे कि सम बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद अगर हम देखें फोर्थ पॉसिबिलिटी, तो देखो फोर्थ पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या बनेगी, ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है, नो ए इज बी, यानी ए का कोई हिस्सा बी में नहीं है। लेकिन क्या यहाँ से सेकंड डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है भाई ए का इतना हिस्सा बी है, ठीक है। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो यानी नो ए आर बी जो क्या बनेगी, एक अपने आप में पॉसिबिलिटी यहाँ से बनेगी। तो इसलिए यहाँ से हम लिख देंगे कि नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। और जब नो ए इज बी हम यहाँ से कह सकते हैं, तो दूसरी चीज हमें क्या दिखाई दे रही है गाइज, कि बी का भी कोई हिस्सा ए में नहीं है, यानी कि नो बी इज ए। लेकिन क्या यहाँ से कह सकते हैं हम नो बी इज ए, नहीं कह सकते। तो ये भी क्या बनेगी, एक पॉसिबिलिटी, कि नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। फिफ्थ यहाँ से हो गई। इसके बाद सिक्स पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़े, तो देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, जैसा ही हमने यहाँ पर कहा था कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी हो गया, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी हो गया, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। नो ए इज बी पॉसिबिलिटी हो गया, नो बी इज ए पॉसिबिलिटी हो गया। लेकिन इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी बचती है, जो कि क्या, यहाँ इस डायग्राम से हमें दिखाई पड़ेगी कि सारे बी किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं हमें, ए के अंदर, यानी ऑल बी आर ए। लेकिन क्या इस डायग्राम से आप कह सकते हैं ऑल बी आर ए, नहीं कह सकते। तो यानी ये भी क्या बन गई, एक पॉसिबिलिटी कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से गाइस कि हमें ये चीज़ देखनी है
कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं पॉसिबिलिटी में कंसीडर की जा सकती थी। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी, जो कि क्या हैं, यहाँ से ट्रू हो जाएंगी, लेकिन डेफिनेट एक भी नहीं। तो जब भी कभी हमें सम नॉट की कंडीशन दिखाई पड़े तो वहाँ से हम डेफिनेट कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी में सभी चीज़ों को, यानी इन सारी चीज़ों को हम ट्रू कर देते हैं। तो ये हुए हमारे बेसिक 4 डायग्राम्स। तो यहाँ से आपको बेसिकली आइडिया हो गया कि हमें स्टेटमेंट किस तरह से मिलता है, उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वहाँ से कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ किए जाएंगे, पॉसिबल केस में कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ होंगे, और सारी चीज़ों को कंसीडर किस तरह से करना है। यहाँ से हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे क्वेश्चंस, किस तरह से हमें डेफिनेट, पॉसिबिलिटी, मल्टीपल डायग्राम्स यानी मल्टीपल एलिमेंट्स को किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से उनको ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें आगे के पार्ट्स में देखेंगे। एंड आई होप यहाँ से आपको बेसिक आइडिया ज़रूर लग गया होगा।